हमारा सफ़र जारी था। दौरान सफ़र मैंने तहजीब से बाकायदा तारुफ हासिल किया और उसने भी बिल्कुल अजनबी अंदाज में मुझे अपने बारे में बताया। खिड़की के बाहर शदीद धुंध फैली हुई थी, लेकिन होशियार पायलट किसी दिक्कत के बगैर तैयारा उड़ा रहा था। ये सफ़र पूरे 4 घंटे का था। उसके बाद मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत की गई और थोड़ी देर के बाद तैयारा रनवे पर उतर गया। अब हम लोग मुजरिमों के जजीरे पर थे। टर्मिनल से गुजरकर हम लोग बाहर निकल आए। कस्टम वगैरह का जिक्र ही नहीं था। बड़ा अजनबी माहौल था। उस वक्त तकरीबन 5:45 बजे थे। तारीकी छटती जा रही थी। मैंने तहजीब को पेशकश की, मैडम अगर आप पसंद करें तो मेरे साथ ही किसी होटल में क़याम करें। तहजीब ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं है। उसी वक्त अकब से एक आवाज उभरी। होटल गैलेंट अजनबी दोस्तों को एक दूसरे के करीब लाने में नुमायां हैसियत रखता है जनाब। अगर आप इसे रौनक बख्शना पसंद करें तो हमारी खुशबख्ती होगी। हमारी गर्दनें घूम गईं। छोटे से कामत की लड़की खद्दुखाल से थाई मालूम होती थी, लेकिन निहायत शगुफ्ता अंग्रेजी बोल रही थी। मैंने कहा, अगर ये बात है तो हमें तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल है। उसने मौदबाना अंदाज में कहा, तो फिर तशरीफ लाइए, और हम मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे बढ़ गए। थाई लड़की ने एक लंबी सी खूबसूरत कार का दरवाजा खोला और हमें अंदर बैठने की पेशकश की। उसके साथ ही उसने हमारा सामान हमारे हाथ से लेकर कार की डिग्गी में रख दिया। वो खुद ही ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। फिर उसने पूछा, आप दोनों को अलग अलग कमरे दरकार होंगे या एक ही कमरे का बंदोबस्त करूं? मुझसे पहले तहजीब बोल पड़ी, नहीं प्लीज, हमें अलग कमरे चाहिए। मैं मुस्कुरा कर रह गया। थाई लड़की ने कहा, हालांकि ऐसा नहीं होता। 2 ऐसे दोस्त जो एक दूसरे को ज़हनी तौर पर कबूल करके नज़दीक आते हैं, इब्तिदा में साथ ही वक्त गुजारते हैं। तहजीब ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, क्या ये भी तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है कि तुम गैलेंट में ठहरने वालों के लिए प्रोग्राम मुंतखब करो? लड़की जल्दी से बोली, नहीं मैडम, माफ़ी चाहती हूँ। और उसके बाद उसने हमारी गुफ्तगू में कोई दखल नहीं दिया। एनके के बारे में जो कुछ भी मैंने सुना था वो बहुत दिलचस्प था। किसी भी मुल्क के असर से आज़ाद ये जजीरा मुजरिमों का जजीरा कहलाता था, लेकिन यह हकीकत थी कि उसे बेहद हसीन बनाया गया था। सड़कें, गलियां और बाजार इस तरह साफ और शफाफ नजर आ रहे थे कि उसे मॉडर्न सिटी कहा जा सकता था। गैलेंट की इमारत 4 मंजिला थी और एक नफीस दायरे की शक्ल में फैली हुई थी। सामने के हिस्से को बहुत खूबसूरती से पार्किंग लॉट की हैसियत दी गई थी। एक समत बहुत कुशादा लॉन मुसल्लस की शक्ल में बना हुआ था, जिसमें स्विमिंग पूल भी था। लॉन के 3 हिस्सों में बड़ी खूबसूरती से कुर्सियां जमाई गई थीं ताकि शाम को खुली हवा में बैठने वाले यहाँ की तफरीहात से लुत्फानंदोज हो सकें। यही नहीं बल्कि लॉन पर बाकायदा तफरीहात का बंदोबस्त किया गया था। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा के लिए स्टेज बना हुआ था और दूसरी तरफ डांसिंग फ्लोर थे। हमें तीसरी मंजिल पर 2 कमरे दे दिए गए। तहजीब ने मुझे देखा और सर हिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। होटल की इब्तिदाई शक्ल हमने देख ली थी। कमरा भी इंतहाई खूबसूरत था। बाहर तौर खासी देर हमने अपने अपने कमरों में वक्त गुजारा और उसके बाद तहजीब मेरे पास पहुंच गई। हमारे दरमियान ये बात हो चुकी थी कि तैयारे में सवार होने के बाद हम लोग ज़ाती गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करेंगे और इस तरह एक दूसरे से पेश नहीं आएंगे जैसे 2 शनासा होते हैं। तहजीब ने कमरे में दाखिल होकर कहा, सॉरी डियर, मुझे कुछ देर हो गई। बेहतर है हम कुछ वक्त साथ गुजार लें, क्योंकि उसके बाद मेरी मसरूफियात का आगाज हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे आपके साथ गुजारे हुए लम्हात बहुत अजीज हैं। रस्मी गुफ्तगू खत्म हो गई। फिर बकिया वक्त हम लोग साथ साथ रहे। मौसम बेहद खुशगवार था और रात के सफर की थकन ने हम लोगों को मुतासिर नहीं किया था। काफी देर तक हम अपने कमरे में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद बाहर निकल आए। होटल के डाइनिंग हॉल में काफी रौनक थी और यहाँ भांत भांत के लोग नजर आ रहे थे, लेकिन मेरा वो नजरिया अब भी कायम रहा कि यहाँ आने वाले शरीफ लोग नहीं होते। बहुत कम लोग ऐसे थे जो सयाहत की गरज से उधर का रुख कर लेते थे। ज्यादा से ज्यादा वो जो एडवेंचर ही के शायक हों और उस जजीरे के बारे में सुनकर उसे देखने के लिए चले आएं। डाइनिंग हॉल की एक मेज पर बैठकर हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद बाहर की सैर के लिए निकल आए। अभी गैलेंट से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। रविश पर चहलकदमी करते हुए तहजीब आहिस्ता से बोली, यहाँ का माहौल वाकई बड़ा अजीब है। मैंने कहा, हाँ यकीनन ऐसा ही है। स्विमिंग पूल पर लोग खुश फेलियां कर रहे थे। हम उसके किनारे जा खड़े हुए। एक आज़ाद माहौल था जिसे गहरी निगाह से देखने की जरूरत नहीं थी। दोपहर को 1 बजे के करीब हम अपने अपने कमरों में वापस आ गए। वापसी में मैंने तहजीब से कहा कि हमारा बहुत ज्यादा साथ रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए अब सिर्फ रात को ही मुलाकात होगी। तहजीब अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। खाने के बाद हल्की सी काहली महसूस होने लगी। प्रोग्राम के मुताबिक अभी हमें 24 घंटे इसी तरह गुजारने थे। फिर जब हमारे आदमी हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल से मुतमईन हो जाते तो हमें अपना काम शुरू करना था। रात को तहजीब डाइनिंग हॉल में आ गई और उसके बाद हमने वहाँ की तफरीहात में भरपूर हिस्सा लिया।
डाइनिंग हॉल से हम खुले आसमान के नीचे निकल आए, जहां लॉन पर बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा था। हमने आम लोगों की मानंद रक्स में भी हिस्सा लिया और फिर रात को तकरीबन 2 बजे अपने अपने कमरे में वापस चले गए। उस वक्त तक कोई ऐसी सूरत पेश नहीं आई जिसे काबिल जिक्र कहा जा सकता था। कोई खास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं था। यहाँ जितने लोग थे सब अपने अपने तौर पर तफरीहात में मशगूल थे। बकिया रात भी पुरसुकून गुजरी और दूसरे दिन सुबह तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि नाश्ता तहजीब के साथ ही किया जाए। चुनाचे मैं अपने कमरे से निकल कर तहजीब के कमरे की जानिब चल पड़ा, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे जहन में एक धमाका सा हुआ, इतनी सुबह तहजीब कहाँ चली गई। अभी मैं दरवाजे के सामने खड़ा सोच ही रहा था कि दफतन अकब से एक वेटर तेज कदमों से चलता हुआ मेरे नज़दीक पहुंच गया। उसने बताया, जनाब आली, मैडम सुबह ही सुबह चली गई हैं और आपके लिए एक पर्चा दे गई हैं। मैंने पूछा, कहाँ है पर्चा? वेटर ने फौरन जेब से एक पर्चा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे खोल कर देखा। लिखा था, माजरत चाहती हूँ, दरअसल ड्यूटी होती है। आज ही मेरी मालिका ने मुझे फौरन तलब कर लिया है, इसलिए जाते हुए आपसे मुलाकात न कर सकी। खुदा हाफिज। मैंने पर्चा पढ़कर गहरी सांस ली, उसे जेब में रखा और एक नोट निकाल कर वेटर के हाथ में थमा दिया। वेटर अदब से गर्दन खम करके वापस चला गया। तहजीब चली गई। बहरहाल प्रोग्राम में ये तब्दीली कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं थी। चुनाचे में उसका ख्याल जहन से निकाल कर अपने मामूलात की तरफ मुतवज्जे हो गया। कमरे में वापस आकर मैंने नाश्ता तलब किया और नाश्ते वगैरह से फारिग होकर काफी देर तक काहिलों के से अंदाज में एक आराम कुर्सी में दराज रहा। तन्हाई ख्यालात को जन्म देती है और ख्यालात बाज़ औक़ात जहन को परागंदा कर देते हैं। इसलिए मैंने अपने जहन को साफ रखने की गरज से लिबास तब्दील करके बाहर निकल आया और कमरे को ताला लगाकर होटल के निचले हिस्से में पहुंच गया। चाबी काउंटर पर रख कर मैं बाहर निकल आया और मैंने फैसला कर लिया कि NK की सैर करूंगा। जदीद तरीन शहर की मानंद यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। खूबसूरत टैक्सियाँ इधर से उधर आ जा रही थी। दुकानों में शोकेस भरे हुए थे। भांत भांत के लोग सड़कों पर बिखरे हुए थे। जजीरे के तूलो अरस के बारे में कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसी बुलंद जगह खड़े होकर देखा जाता तो ये जजीरा काफी कुशादा महसूस होता। मैंने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स जर्द रू था, गालिबन किसी ऐसे नशे का आदी जो उसकी सेहत को तबाह कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव चेहरे की निस्बत मजबूत थे। मुल्क के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कौन से मुल्क से ताल्लुक रखता है। चमड़ी सफेद थी लेकिन उस पर जर्दी छाई हुई थी। मीटर डाउन करने के बाद उसने मुझसे मेरी मंजिल के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मुझे इस जजीरे के दिलचस्प मकामात की सैर करवाओ। उसने शुस्ता अंग्रेजी में कहा, बेहतर जनाब, और टैक्सी आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों से गुजरते हुए मैं एक पार्क के नजदीक पहुंच गया। टैक्सी ड्राइवर ने उस पार्क के बारे में मुझे तफसीलात बताई। फिर वो मुझे होटलों और नाइट क्लबों के इलाके की जानिब ले गया, जहाँ इनकी बहुतात थी। जाहिर है ऐसी तफरीह गाहें मुजरिमों के उस जजीरे पर हो सकती थीं। लातादाद जुए खाने फैले हुए थे। मुझे ताज्जुब था कि ये लोग कौन से निज़ाम के तहत यहाँ अपना कारोबार करते हैं, खास तौर से ये सब कुछ जानने के बाद कि यहाँ कोई किसी कानून के ताबे नहीं है। टैक्सी ड्राइवर एक बेहतरीन गाइड साबित हो रहा था। वो मुझे NK के बारे में तमाम तफसीलात बता रहा था और उसके बाद हम बाजारों वगैरह से गुजर कर यहाँ के रिहायशी इलाकों की जानिब चल पड़े। खूबसूरत मकानात ज़्यादातर फ्लैटों पर मुश्तमिल थे, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे बंगले भी नजर आ रहे थे। हर मकान रंगीन फूलों से लदा हुआ था। हम काफी दूर तक निकल आए। फिर एक मोड़ घूमने के बाद एक छोटा सा पहाड़ी इलाका आ गया। यहाँ चौड़ी सड़क सीधी चली गई थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को ज़ेली सड़क पर मोड़ दिया और मैं उससे सवाल कर बैठा, ये सड़क कहाँ जाती है? ज़ेली सड़क पतली और किसी कदर नाहमवार थी। ड्राइवर ने अदब से जवाब दिया, जनाब आली, उस तरफ एक खूबसूरत फार्म हाउस है जहाँ बेहतरीन घुड़सवारी के मुजाहरे होते हैं। मैं आपको एक हसीन इलाका दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं खामोश हो गया। खिड़की से दोनों समत के मनाजिर देखता जा रहा था। उस तरफ आबादी बिल्कुल नहीं थी, बस भूरी बरहना चट्टानें सर उठाए खड़ी थी। कहीं कहीं सब्जा भी नजर आ रहा था। आखिर हम एक ऐसे मैदान में पहुंच गए जो किसी स्टेडियम से मुशाबे मालूम होता था। ये वसीओ अरीज मैदान चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ था और उसमें दाखिल होने का यही एक रास्ता था। बिल्कुल हमवार लेकिन कच्चा मैदान था और उसके चारों तरफ चट्टानों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी मैदान के ऐन दरमियान ले जाकर रोक दी। मैंने सवाल किया, कहाँ है फार्म हाउस? ड्राइवर ने कहा, जनाब आली, नीचे तशरीफ ले आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, और एक पिस्तौल अपनी जेब से निकाल लिया। मेरे चेहरे के उजलात तन गए थे। ड्राइवर की आंखों में मक्कारी के आसार नजर आ रहे थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या चाहते हो?
बोला माय डियर, जो कुछ दे सकते हो दे दो, मैं झगड़ालू आदमी नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि हाथ पांव हिलाए बगैर काम हो जाए। तुम यहाँ अजनबी हो, और सुनो, अगर आइंदा कभी बाहर निकलो तो किसी टैक्सी ड्राइवर से ये मत कहना कि वो तुम्हें जजीरे की सैर करवा दे। सैर का मकसद यही होता है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। किसी भी जगह जाओ, वाकफियत का इजहार करो, बचे रहोगे। बस अब ज्यादा वक्त ज़ाया न करो। तुम्हारी कलाई पर बंधी घड़ी में शायद ये नन्हे से हीरे जगमगा रहे हैं, खासी कीमती होगी। जेबों में जो कुछ है निकालो और मेरे हवाले कर दो, बस मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी उतारी, अपनी जेब से पर्स निकाला और दूसरी चीजें टटोलने लगा। इस दौरान एक बार भी मैंने उसकी जानिब नहीं देखा। फिर ये तमाम चीजें मैंने उसकी जानिब बढ़ा दी और वो एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ ये चीजें लेने के लिए आगे बढ़ाया और यही लम्हा मेरी मुस्तैदी का लम्हा था। मेरी टांग एक मखसूस जाविये से घूमी और उसकी बगल के पास पड़ी। निशाना पिस्तौल वाला हाथ था, चुनाचे हाथ खुद ब खुद ऊपर हो गया और वो बाईं तरफ को झुक गया। दूसरी लात उसके सीने पर पड़ी और वो चारों शाने चित्त गिर पड़ा। मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पिस्तौल वाले हाथ की कलाई पर अपना पांव रख दिया। वो बुरी तरह चीखा, अरे हड्डी टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, पांव हटा लो। मैंने एक ठोकर उसकी पसली में मारी और वो टकरा कर मुड़ गया। पिस्तौल अब उसके हाथ से निकल गया था। मैंने झुककर फुर्ती से उसे उठा लिया, लेकिन उसका वजन देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो सिर्फ एक खिलौना पिस्तौल था जो असली की मानिंद था। ड्राइवर ने करवट बदल कर कराहते हुए कहा, नकली है, नकली है, कोई असली काम थोड़ा ही हो रहा था। बस मैं तो तुम्हें इस जजीरे के कवानीन समझा रहा था। मैंने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई चीजें जेब में रखते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें अपना कानून समझाता हूँ। और मैंने झुककर ड्राइवर का गिरबान पकड़ लिया। वो बोला, मास्टर मास्टर, जरूरी तो नहीं है कि तुम अपनी तमाम ताकत का मुजाहिरा मुझ पर ही कर डालो। बस जो होना था हो गया। मैंने कहा, हाँ जो होना था हो गया, और अपना हाथ पकड़कर उसकी गर्दन की एक मखसूस रग पर रसीद कर दिया। ड्राइवर औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा था। उसने 2-3 बार हाथ पांव मारे और फिर साकित हो गया। हाथ ऐसा ही था कि उसका बेहोश होना लाजमी अमर था। जो कुछ हुआ था उसमें थोड़ा सा तफरीह का अंसर भी शामिल था, लेकिन ये कमबख्त इस तरह लोगों को खौफजदा करके उन्हें लूट लेता होगा। अगर कोई ताकतवर मिल गया तो फिर मजाह का सहारा ले लिया, वरना काम तो हो ही जाता है। उसके लिए थोड़ी सी सजा जरूरी थी। जितना फासला तय करके वो मुझे यहाँ लाया था, अब ये फासला उसे वापस पैदल तय करना होगा। मैंने सोचा और उस पर एक निगाह डालकर वापस पलट पड़ा। टैक्सी की चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। उसे स्टार्ट किया और वहां से पलट पड़ा। खासी सैरो सयाहत कर चुका था और मुजरिमों के उस जजीरे का एक नमूना भी देख लिया था। अब होटल वापसी ही मुनासिब थी। सड़कों और समतों की मुझे कोई खास शनाख्त नहीं थी, फिर भी मैंने उन बाजारों को पहचान लिया जिनसे गुजर कर मैं यहाँ तक पहुंचा था। एक जगह रुका और टैक्सी फुटपाथ के सहारे खड़ी करके स्टीयरिंग और इग्निशन में लगी हुई चाबी से अपनी उंगलियों के निशानात मिटा दिए। फिर वहां से पैदल आगे बढ़ गया। थोड़े फासले पर जाकर एक टैक्सी ली और ड्राइवर से होटल गैलेंट के बारे में कहकर बैठ गया। टैक्सी ने मुझे गैलेंट पर उतार दिया। गैलेंट की तफरीहात जोरों पर थीं। खूब हंगामे हो रहे थे। मौसम की खुशगवार कैफियत इंसानों पर असरअंदाज थीं। स्विमिंग पूल के गिर्द सबसे ज्यादा मजमा लगा हुआ था। मैंने उस तरफ का रुख नहीं किया और दूसरी समत पड़ी हुई मेजों में से एक मेज मुंतखब करके उस पर जा बैठा। फिर वेटर को बुलाकर कॉफी मंगवाई और उसके छोटे छोटे घूंट लेता रहा। अभी कॉफी खत्म नहीं हुई थी कि दुबले पतले बदन का एक खुशरू नौजवान मेज के नजदीक पहुंच गया। बोला, बैठने की इजाजत चाहता हूं जनाब। मैंने उसे चौंक कर देखा और कॉफी का आखिरी बड़ा सा घूंट लेकर उसे इशारा कर दिया। वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, मौसम बेहद हसीन है मिस्टर अली। मैं फौरन ही संभल कर बैठ गया। फिर बोला, मेरी जेब में एक येलो कार्ड है जिस पर 3 सुर्ख सितारे बने हुए हैं। क्या ये जगह कार्ड दिखाने के लिए मौजू है? मैंने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, अगर कोई कबाहत ना हो तो ये वक्त समंदरी सफर के लिए निहायत मौजू है। टहलते हुए चलेंगे, रास्ते में एक कार हमें पिक करेगी। मैंने कहा, मेरा सामान? बोला, मार्शल पर आपको मिल जाएगा। मैंने पूछा, कॉफी पियोगे? उसने कहा, देर हो जाएगी, वैसे जो हुक्म। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर वेटर को बुलाकर बिल मंगवा लिया। बिल साइन करके मैं उसके साथ उठ गया। हम लोग थोड़ी देर स्विमिंग पूल पर रुके और फिर टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गए। नौजवान ने कहा, मेरा नाम बिल साइमन है मिस्टर अली। मैंने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए कहा, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, तुम बहुत जल्द आ गए मिस्टर। उसने कहा, इसकी एक वजह है। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, कल लूट मार का दिन है। मुमकिन है एक अजनबी की हैसियत से आपको परेशानी उठाना पड़ जाती। मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसा दिन? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लूट मार का दिन। मैंने पूछा, उसमें क्या होता है?
बोला ये इस जजीरे का वाहिद सालाना त्यौहार होता है, इसके अलावा कोई त्यौहार यहाँ नहीं मनाया जाता। कल का दिन लाखों को कंगाल कर देगा और लाखों को दौलतमंद बना देगा। उस दिन आम लूट मार होती है, गिरोह बन जाते हैं आर्जी तौर पर, खूब मारपीट, खंजर जनी, चोरियां डकैतियां होती हैं। साल भर पहले से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, किसी को भी जख्मी किया जा सकता है लेकिन कत्ल एक भी नहीं होता, उस पर पाबंदी होती है। अगर कोई किसी को कत्ल या शदीद जख्मी कर दे तो उसे सजाए मौत दी जाती है। हाँ, लूट मार बआसानी की जा सकती है, जो जिसको लूट सके लूट ले। मैंने ताज्जुब से कहा, और ये त्यौहार होता है? बोला मुजरिमों के जजीरे पर और क्या हो सकता है। उस दिन कोई जहाज साहिल पर नहीं होता, सब खुले समंदर में निकल जाते हैं। मैंने दिलचस्पी से कहा, ये तो बड़ा अनोखा त्यौहार है। हम बातें करते हुए काफी दूर निकल आए थे। फिर पीले रंग की एक लंबी कार हमारे नजदीक आकर रुक गई और ड्राइवर ने अकबी दरवाजा खोल दिया। उसने कहा आइए, और अंदर बैठ गया। मैंने भी उसकी तकलीद की थी। कार जल्दी से आगे बढ़ गई। रास्ते में हम खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद कार साहिल पर जा रुकी। अतराफ में मछली की बू फैली हुई थी। लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। सामने ही लकड़ी के एक आर्जी पुल के साथ सफेद रंग की बोट नजर आ रही थी, जिस पर 2 आदमी खड़े हुए थे। एक शख्स के बाल बिल्कुल सफेद थे, लेकिन उसके नीचे चेहरा सेहतमंद था। दूसरा भारी बदन का तनुमंद आदमी था, जिसने जहाजियों जैसी टोपी पहनी हुई थी। उसके मुंह में एक मोटा सिगार दबा हुआ था, जिसे वो च्युइंगम की तरह चबा रहा था। सफेद बालों वाले ने मेरा इस्तकबाल करते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल ने आपको बता दिया होगा मिस्टर अली कि हम कल का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अनोखी कहानी सुनाई है मिस्टर बिल ने। मैंने मुस्कुराकर कहा और उसका मुसाफे के लिए फैला हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका नाम कैनन मोर था और वो जहाज का फर्स्ट ऑफिसर था। भारी बदन का गेंडानुमा आदमी शॉर्टो था। मैं और बिल बोट पर पहुंच गए और शॉर्टो ने बोट स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मोर ने कहा, आपकी आमद से मुझे मुसरत हुई है मिस्टर अली। यकीनन मिस्टर केंट को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मिस्टर मोर। मैं जानता था कि केंट इस मिशन के लिए फर्स्ट ऑफिसर की हैसियत रखता है। जिन तस्वीरों की मुझे शनाख्त करवाई गई थी उनमें मोर की तस्वीर भी थी, लेकिन बिल या शॉर्टो उनमें मौजूद नहीं थे। ताहम तारीना ने यह भी बताया था कि जिन लोगों की मुझे शनाख्त करवाई गई है ये अहम लोग हैं। झेली लोगों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। बोट का सफर 10 मिनट से ज्यादा का नहीं था। मैंने दूर ही से मार्शल को देख लिया। बहुत बड़ा जहाज था। बोट के जहाज तक पहुंचने से कबल ही रस्सी की सीढ़ी लटका दी गई थी और फिर एक हुक भी लटका दिया गया था, जिसके जरिए बोट जहाज से मुंसलिक हो गई। एक एक करके हम सब जहाज पर पहुंच गए। अरशे पर सिर्फ एक आदमी नजर आया था जिसने ये कार्रवाई की थी। बिल और शॉर्टो वहीं रह गए थे और मोर मुझे लिए हुए निचली मंजिल के एक कैबिन के सामने पहुंच गया। आसपास दूसरे कैबिन भी नजर आ रहे थे। जहाज बहुत शानदार था और किसी 5 स्टार होटल के कमरे की तरह सजा हुआ था। बाथरूम अटैच्ड था और फर्नीचर शानदार। मोर ने कहा, ये आपकी क़यामगाह है। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर मोर, और मोर मुझे ज़रूरी मामलात समझाने लगा। फिर बोला, आप आराम करें। बिल ने एक आदमी को आपके सामान के लिए मखसूस कर दिया है। मेरा ख्याल है उसे पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और कोई ज़रूरत? मैंने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ सब कुछ है। वो बोला, जेनिस आपको असिस्ट करेगी। इस वक्त वो जहाज़ पर मौजूद नहीं है। जो ही आई उसे आपके पास भेज दिया जाएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। मोर के जाने के बाद मैं इत्मीनान से एक आराम कुर्सी में दराज हो गया और उन मामलात के बारे में सोचने लगा। ये बड़ी एजाज़ की बात थी कि एक इतने बड़े मुल्क ने अपने ज़हीन तरीन लोगों को नज़रअंदाज करके मुझे इस काम के लिए मखसूस कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि अब तक की नाकामियों के पेश नज़र उन्होंने किसी ऐसे आदमी को मुंतखब करने का फ़ैसला किया हो जो मुजरिमों के लिए बिल्कुल अजनबी हो। कुछ भी सही, ये काम बहरहाल फ़लस्तीनी मफाद के हक़ में था। चुनाचे मुझे अपना फ़र्ज़ अंजाम देने में कोई आर नहीं था। काफ़ी देर गुजर गई। मैं अपने कैबिन में ही मौजूद था। फिर तजर्बे के तौर पर मैंने दीवार में लगी हुई बेल बजाई और छोटे से कामत का एक नौजवान लड़का फ़ौरन ही मेरे पास पहुंच गया। अंदर आकर उसने गर्दन खम की थी। मैंने कहा, कॉफ़ी चाहिए, और खामोशी से वो किसी रोबोट की मानिंद बाहर निकल गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे सामने कॉफ़ी के बर्तन सजा दिए गए जो निहायत नफीस थे। मैं कॉफ़ी पी ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे दी। अंदर दाखिल होने वाली एक खूबसूरत सी धुली धुली सी शक्ल की लड़की थी। सफ़ेद स्कर्ट और सफ़ेद ही ब्लाउज में मलबूस, गले में सफ़ेद मोतियों की माला पड़ी हुई थी। बाल निहायत सलीके से बंधे हुए थे और आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगी हुई थी। उसे देखकर जहन में एक अजीब सी फरहत का एहसास हुआ। उसने कहा, सर, मेरा नाम जेनिस है। मैं ज़रा NK गई हुई थी।
मुझे इल्म हुआ है कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए मैं अपने कुछ मामलात निपटाने में मसरूफ़ हो गई थी। अगर आपको मेरी गैर मौजूदगी की वजह से कोई तकलीफ़ उठाना पड़ी हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैंने कहा, नहीं जेनिस, प्लीज़ आइए, और वो मेरे सामने आकर बैठ गई। बोली, मेरे फ़राइज़ में है जनाब कि मैं आपको अपनी तमाम मसरूफियात से आगाह रखूँ। यूँ समझ लें कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और आपके तमाम मामलात के लिए वक्फ हूँ। मैंने कहा, आपकी शख्सियत बेहद दिलचस्प है मिस जेनिस, मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। मैं फिर चौंक कर जेनिस को देखने लगा। अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मेरे इस जुमले से वो किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं हो गई। मैंने तो बड़े सादा से लहजे में ये सब कुछ कहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बोली, बेहद शुक्रिया मिस्टर अली यार खान, फरमाइए मुझे कब से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज़ करना है। मैंने कहा, अभी से मिस जेनिस, मैं आपसे थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। उसने सादगी से कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, मुझे जहाज़ के माहौल के बारे में बताइए। उसने कहा, ये जहाज़ एक ऐसी कंपनी का है जो दूसरे तमाम मामलात के साथ मुख्तलिफ कामों के लिए जहाज़ किराए पर भी मुहैया करती है। ताल्लुक इटली से है और इटली में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। जहाज़ के कैप्टन इटालियन हैं, सख्त गिर और डिसिप्लिन का पाबंद। उसके अपने अमले के लोग कभी अपने मामूलात से नहीं भटकते, दूसरों के मामलात में वो कभी दखल नहीं देता। उसे बस जहाज़ पर नज़्म व ज़ब्त से दिलचस्पी है। जहाज़ का फर्स्ट ऑफिसर हमारे अपने आदमियों में से है और उसे निहायत एहतियात के साथ यहाँ रखा गया है क्योंकि वो हमारे मफादात का निगरान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।